नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कल हमने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया था। किसी ने बताया 3500 से 1750 ईसा पूर्व तक, किसी ने बताया 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन इनके शुरू होने का जो टाइम है उसके अंदर मतभेद जरूर है, लेकिन ये सभी के अनुसार कब तक रही? 1750 ईसा पूर्व तक। 1750 ईसा पूर्व के बाद 250 साल तक एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता बदलने में, चेंज होने में टाइम लगा। यानी जो 250 साल है वो एक चेंजिंग टाइम है। फिर जो वैदिक सभ्यता है यह कब शुरू हुई? तो वैदिक सभ्यता शुरू हुई 1500 ईसा पूर्व से। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता शुरू हुई। अब वैदिक सभ्यता प्रारंभ किस प्रकार हुई? वैदिक सभ्यता को बसाने वाले कौन थे? तो यह तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य काम है वो था कृषि। वो एक सुनियोजित ढंग से बसे हुए शहरों के अंदर रहते थे, शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि किसी भी सभ्यता के खुदाई में कोई भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए। यानी वो अपना काम पर ध्यान देते थे, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका पतन हुआ। पतन के पीछे भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। उसमें से एक मत था आर्यों का आक्रमण। तो ये आर्य कौन थे? आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य जो है वो रहते थे मध्य एशिया में। मध्य एशिया यानी ईरान। ईरान और इसके आसपास का क्षेत्र, ईरान, उज्बेकिस्तान, यह सभी क्षेत्र था वो मध्य एशिया में आता था। तो आर्य है मध्य एशिया से कबीलों के रूप में, एक संघ के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर गए? पलायन कर गए। वहां से अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए चले गए। तो उनका एक कबीला, उनका एक संघ, वो किस तरफ आया? ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते हुए भारत। यानी इस तरफ अफगानिस्तान से होते हुए यहां भारत में प्रवेश किया जो आर्य थे। अब हम सभी जो भारत में वर्तमान में रह रहे हैं वो इन्हीं आर्यों के वंशज है। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने यह बताया कि आर्य बाहर से आकर बसे। तो हर एक जाति अपने आप को यह साबित करने में लगी होती है कि भाई हम तो यहाँ के मूल निवासी, हम बाहर से नहीं आए। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने यह भी मत दिए कि आर्य तो भारत के मूल निवासी है, भारत से बाहर से नहीं आए। इनके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने यह मानना है कि आर्य है वो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे। इसका जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो भी ये है कि ये कहां से आए? मध्य एशिया से, ईरान से। ये किसने दिया? ये किसने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? ये बताया मैक्स मुलर ने। मैं मिला देना, मैक्स मुलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा कुछ और मत भी है। तिलक ने यह बताया कि उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत से आए। लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो है कि आर्य मध्य एशिया में रहते थे, बाद में ईरान, अफगानिस्तान रास्ते से होते भारत के अंदर प्रवेश किया। अब आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके किसी भी स्थल की खुदाई में घोड़े के बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। यानी घोड़े की केवल नाम मात्र की प्रमाण मिले हैं। उनकी मुद्रा वगैरह में कहीं भी घोड़े का चित्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो घोड़े को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के टाइम
घोड़ा एक मुख्य पशु बन गया। कारण क्योंकि यदि ईरान से आते हैं इतनी दूर, तो जो उनकी सवारी के लिए, उनके जो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण था घोड़ा, वो घोड़े को साथ लेकर आए और बाद में घोड़ा इनका मुख्य पशु बन गया आर्यों का। अब देखो आर्यों ने भारत में कहाँ प्रवेश किया। भारत में लगभग यहाँ पे पंजाब हरियाणा के आसपास आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। पंजाब यानी 5 नदियों के किनारे बसा हुआ। अब 5 नदियां तो पंजाब वाली हो गई, एक सिंधु नदी और एक घग्गर नदी, सरस्वती नदी। तो इन 7 नदियों के ये क्षेत्र था, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आर्य सर्वप्रथम कहां आकर बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी सप्त यानी 7 सिंधु यानी नदियों, 7 नदियों का प्रदेश है सप्त सिंधु, पंजाब हरियाणा के अंदर। इन 7 नदियों के प्रदेश सप्त सिंधु में आकर आर्य सर्वप्रथम बसे। बाद में ये आर्य धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदान तक, और यहाँ से राजस्थान और उत्तर में कश्मीर, यानी ये एक एरिया था जहां तक आर्य फैल चुके थे। गंगा और यमुना, इनका कैसे पता चलता है ये यहाँ तक आए, जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके अंदर गंगा नदी का 1 बार नाम आया हुआ है और यमुना नदी का 3 बार नाम आया हुआ है। और जो इनकी प्रमुख नदियां थी, सरस्वती इनकी सबसे पवित्र नदी थी, इन नदियों का बहुत बार नाम आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये गंगा और यमुना को जानते तो थे, लेकिन बहुत कम जानते थे। इनके महत्व को, इनको इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि पूरे वेद में, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार नाम आया और यमुना नदी का 3 बार नाम आया। इसका मतलब ये गंगा यमुना तक पहुंच चुके थे। तो जो भारत का ये एरिया है, इस एरिया तक आर्य ने कब्जा किया था। इस एरिया में आकर आर्य बसे थे। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के काल के बारे में। वैदिक सभ्यता यानी जिस टाइम वेद लिखे गए, तो यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक रही थी। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। अब 1500 से 600 ईसा पूर्व है, यानी 900 साल तक ये लोग रहे थे। तो 900 साल एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारा चेंज हो जाता है। चेंज होने को तो 15-20 साल में भी बहुत सारा चेंज हो गया। तो ये तो 900 साल का टाइम है। तो 900 साल का टाइम भी, इसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। तो उन बदलावों के आधार पर इस पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में, किस 2 भागों में, जो एक तो टाइम था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और दूसरा था वह था 1000 से 600 ईसा पूर्व का। ये 2 टाइम पीरियड है। तो इसको तो कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वही है। तो इस काल को कहते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और जब कोई पीरियड, जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है, तो हम उसको कहते हैं इसका ये उत्तर काल है, इसका ये खत्म होने वाला काल है। तो इस टाइम को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, यानी इन 4 सालों के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल और इन 500 सालों के टाइम काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो अब देखो कि भी नाम ही इसका वैदिक सभ्यता है, क्योंकि इस टाइम वेद लिखे गए। तो वेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेद कुल कितने हैं? 4। अब इन 4 वेदों में से सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया वो कौन सा है? अथर्व वेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है, वो है अथर्ववेद। जो 3 वेद है उनमें से सबसे पहले तो हमने बता ही दिया कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद। बाद में सामवेद, यजुर्वेद,
और लास्ट में अथर्ववेद। जो अथर्ववेद तो अंत में लिखा गया, अथर्ववेद तो पहले वेदों की श्रेणी में था ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल जादू टोने वगैरह बताएंगे। जो ये 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको क्या कहते हैं? वेद त्रय। वेद त्रय यानी वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। लेकिन काल के आधार पर बात करें तो जो 1500 से 1000 का टाइम पीरियड है, इसके अंदर केवल ऋग्वेद ही आएगा। इसके अंदर केवल ऋग्वेद ही आएगा। और जो बाकी तीनों वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो तीनों किस काल में आएंगे? उत्तर वैदिक काल के अंदर। ये बात हो गई वेदों की। वैदिक सभ्यता के टाइम वर्ण व्यवस्था थी, यानी जो आज के टाइम में होती है ना जाति, वो जाति की व्यवस्था थी। ये कहाँ पे लिखा गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर दिया गया है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, वो कितने प्रकार की थी? इसको 4 जातियों में जो वर्ण व्यवस्था है उसको 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ब्राह्मण, जो यानी सबसे ऊंचा, इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, यानी सबसे टॉप में किसे रखा गया? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी अब हम ये कह देना कि सबसे ऊंचा ब्राह्मण, तो इसका मतलब एक मनोवैज्ञानिक सोच के आधार पर। लेकिन उस टाइम ये वर्ण व्यवस्था इस मनोवैज्ञानिक सोच के आधार पर नहीं थी। यानी ब्राह्मण कौन होगा? जिसको ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा शिक्षा है, जो लोगों को ज्ञान देगा, जो लोगों को पढ़ाएगा, उसको किस श्रेणी में रखा गया? ब्राह्मण की श्रेणी। जो युद्ध लड़ेगा उसको किस श्रेणी में रखा गया? क्षत्रिय की श्रेणी में। जो व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा, उसको वैश्य की श्रेणी में। और जो लोगों की सेवा करेगा उसको किसकी श्रेणी में रखा गया? शूद्र की श्रेणी में। यानी ये वर्ण व्यवस्था थी, वह काम के आधार पर थी। जो भी व्यक्ति जो काम करता वह उसी वर्ण का हो जाता, उसी जाति का हो जाता। यानी एक ही परिवार के अंदर चारों वर्ण के व्यक्ति रह सकते थे। यदि पिता शिक्षक है तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा, बेटा यदि फौज में है तो उसे क्षत्रिय मान लिया जाएगा, यदि छोटा बेटा वो व्यापार करता है तो उसे वैश्य मान लिया जाएगा, यदि गृहिणी है, घर का काम करती है, तो उसे शूद्र मान लिया जाएगा। यानी एक ही परिवार में चारों वर्ण आ जाते थे। ये वर्ण व्यवस्था कब तक थी? 1500 से 1000 के टाइम तक। लेकिन जब भी एक 900 साल का टाइम पीरियड था, बहुत सारा चेंजिंग हुआ, तो 1000 से 600 ईस्वी तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? पारिवारिक। यानी जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय हो गया। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ऋग्वैदिक काल में, जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वैदिक काल में, और पारिवारिक रूप से जिसने जाति का रूप धारण कर लिया वो था उत्तरवैदिक काल। और वर्ण कितने थे? 4। पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो अंतर है वो अंतर हमें विशेष रूप से याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी। उनका मुख्य काम क्या था? कृषि और कृषि के साथ व्यापार, पशुपालन पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग गांव में रहते थे। यानी वैदिक सभ्यता तो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। और गांव में आज भी मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन। और उस टाइम भी वैदिक सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि और पशुपालन। यानी वैदिक सभ्यता के टाइम पशुपालन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। और पशुपालन के अंदर भी किस पशु को? गाय को। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उतना ही ज्यादा धनवान समझा जाता था। गायों के बदले बहुत सारी चीजों का सौदा भी किया जाता था। यानी गाय एक
बहुत ही महत्वपूर्ण पशु बन गई थी वैदिक सभ्यता के टाइम के अंदर। सिंधु सभ्यता के टाइम के अंदर कोई भी अस्त्र शस्त्र खुदाई के अंदर नहीं मिले, यानी ये युद्ध वगैरह को महत्व नहीं देते थे, अपने काम से काम रखते थे, व्यापार पर ध्यान देते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के खुदाई के टाइम बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिले और एक युद्ध का भी वर्णन है। वो कौन सा युद्ध है? युद्ध कौन सा हुआ? दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध के अंदर दसराज का युद्ध है। दसराज का युद्ध किस किस के बीच हुआ? भरतवंशी नरेश था सुदास, यानी भरत वंश का एक व्यक्ति था सुदास, और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दसराज का युद्ध। इसके अंदर कौन जीता? जो सुदास है, भरतवंशी नरेश सुदास। उसके बाद ही इस संपूर्ण एरिया का नाम भारत पड़ने लगा। तो वैदिक सभ्यता के टाइम दसराज का युद्ध भी हुआ, जिसके अंदर सुदास जीत गया। इन दोनों सभ्यताओं में एक अंतर यह भी था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी मात्र शतात्मक, लेकिन वैदिक सभ्यता के आने के बाद यह सभ्यता क्या हो गई? पितर शतात्मक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता मात्र शतात्मक और वैदिक सभ्यता पितर शतात्मक। ये भी इन दोनों सभ्यताओं के बीच बड़ा अंतर था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जो आर्य थे वो समूह के रूप में, छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत आए, यानी सभी जगह ये पलायन कोई एक बहुत मोटे गुट के रूप में पलायन नहीं किया कि सभी भी चलो इस तरफ चलते हैं, बल्कि जिस प्रकार से इनको आवश्यकता हुई 100, 200, 500 आदमियों का समूह प्रस्थान कर गया। इस हिसाब से ये धीरे धीरे कहां पर आए? भारत के अंदर। तो इनके बहुत सारे कबीले बन गए। बाद में क्या हुआ कि ये कबीले भी आपस में लड़ने लगे, किसी भी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आपस में युद्ध करने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक कबीले को संगठित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने में से किसी को मुखिया चुनना चाहिए। तो अलग लेवल पर मुखिया चुने गए। जो इनकी सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, और जो बड़ी इकाई थी आज के देश के टाइप पर होती है ना, वो कौन सी थी? वो थी जनपद। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामिक। और जो जनपद के मुखिया को क्या कहा गया? राजन। ग्राम के मुखिया को कहा गया ग्रामिक और जनपद के मुखिया को कहा गया राजन। जनपद यानी आज के देश के जैसा अलग ही सिस्टम, अलग ही कानून। तो ये दो इकाइयां थी। अब इन ग्रामिक और राजन को पहले चुना जाता था कि भी एक कबीले ने अपने जो सबसे छोटी इकाई संगठित की और उसमें से एक आदमी को नियुक्त कर दिया ग्रामिक और बड़ी इकाई में नियुक्त कर दिया राजन। ये क्या होते थे? मनोनीत होते थे। जैसे राष्ट्रपति कुछ जो सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है ना, उसी प्रकार इनको क्या करते थे? मनोनीत। लेकिन ये धीरे धीरे मतलब किसी को राजन बना दिया, उसको अपने जीवन यापन के लिए जो इनके अंडर में लोग थे वो क्या देते थे? टैक्स टाइप से कर देते थे। उसको कर को क्या कहते थे? बल्ली। उस कर को कहते थे बल्ली। ये कर मतलब लोग अपनी इच्छा से देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बदल गई। इन राजन के समझ में आ गया कि हम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। ये बाद में क्या हो गया? एक वंशानुगत रूप से हो गया। पहले तो चयन करते थे, इसको फलाने व्यक्ति को राजन बना दिया, बाद में 5 साल बाद में, 2 साल बाद में किसी दूसरे को बना दिया। लेकिन बाद में ये वंशानुगत रूप में
परिवर्तित हो गई, यानी राजन का बेटा क्या बनेगा, राजन। और जो कर ये पहले तो अपनी गांव वाले इच्छा से देते थे, भाई थोड़ा बहुत अनाज दे दिया और दे दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन राजन को, ग्रामीण को महसूस होने लगा कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से क्या लेने लगे, कर लेने लगे। अब ये ग्रामीण और राजन थे, इनका चयन कौन करता था, तो 3 वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विद्वत। जो सभा थी यह सामान्य लोगों की, सामान्य लोग सभी इसमें भाग लेते थे। जो समिति थी इसमें विशिष्ट लोग भाग लेते थे, और इसके अंदर जो राजन का क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था, मनोनयन किया जाता। विद्वत थी, इसके अंदर स्त्री पुरुष सभी भाग लेते थे। तो सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा किस में होती थी, विद्वत में। समिति में विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते थे, सम्मानजनक व्यक्ति है वो भाग लेते थे, तो इसे संभ्रांत व्यक्तियों की सभा भी कहा जाता। संभ्रांत यानी सम्मानित व्यक्तियों की संस्था भी कहा जाता था समिति को। और सभा थी वो एकदम सामान्य व्यक्ति थे, इसके अंदर सभा में पहले स्त्रियां भी भाग लेती थी, बाद में धीरे धीरे स्त्रियों ने भाग लेना बंद कर दिया। स्त्रियां पुरुष सामूहिक रूप से किसके अंदर भाग लेती थी, विद्वत के अंदर। तो ये 3 संस्थाएं थी जो इनका चयन करती थी। और बाद में आपको पता ही है कि ये जो जनपद है, इनके मुख्य के रूप में राजन का चुनाव होता था, और बाद में ये धीरे धीरे वंशानुगत रूप में हो गया। अब हुआ यूं कि हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु को नहीं जानते थे। उस टाइम लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे, और लोहे का बहुत ज्यादा महत्व है। आजकल जो भी ज्यादातर चीजें बनी होती है लोहे धातु की बनी होती है। तो भारत में अचानक से लोहा मिल गया, लोहे की इन लोगों ने, वैदिक सभ्यता के टाइम में लोहे की खोज हो गई। तो जहां जहां लोहे की खोज हुई वहां वहां लोगों का क्या होने लगा, जमाव होने लगा, यानी लोग घने रूप से क्या करने लगे, बसने लगे वैदिक सभ्यता के। तो जब लोग घने रूप से बसने लगे तो पहले तो क्या था, जनपद, यानी जनपद भी ज्यादा आदमियों का समूह था, लेकिन ये जनपद की बसावट है बहुत घनी होने लगी। तो उस टाइम इसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। इसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। यानी लोहा धातु मिलने के बाद लोगों की बसावट बिल्कुल घनी होने लगी, तो उस टाइम को महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, महाजनपद क्या है। महाजनपद को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम में आपको केवल यह समझना है कि महाजनपद किस प्रकार से बनी। इनको नेक्स्ट टॉपिक में या फिर बौद्ध और जैन धर्म के बाद में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मानकर इसको आश्रम व्यवस्था में बांटा गया। ये आश्रम व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है, जबाला उपनिषद में। वैसे तो उपनिषद 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, प्रमाणिक है वह है 12। प्रमाणिक उपनिषद है 12, और वैसे इसी संख्या मानी जाती है 108। तो जबाला उपनिषद में 4 आश्रम का भी वर्णन किया गया, आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया। यदि 100 साल का व्यक्ति होगा तो उसको 4 भागों में बांटने पर 25-25 साल, यानी 0 से 25, 25 से 50, 26 से 50, 51 से 75 और 75 से 100। तो पहला आश्रम है वह है ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी व्यक्ति 25 साल तक होगा तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करेगा और इस आश्रम व्यवस्था का पालन करेगा। गृहस्थ आश्रम यानी 26 से 50 साल तक अपने गृहस्थी बिताएगा। 51 से 75 वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही वन की ओर प्रस्थान कर जाएगा और वन के अंदर घुमंतु की तरह जीवन यापन करेगा। और 75 से 100 संन्यास आश्रम, यानी मोह माया लोभ लालच सब छोड़कर सन्यासी की तरह जीवन यापन करेगा। ये थी 4 आश्रम। अब
16 संस्कार भी बताए गए वैदिक सभ्यता के टाइम में। आजकल तो नॉर्मल हम 3 संस्कार तो सभी काम में लेते हैं, नामकरण, विवाह और लास्ट में मरते ही अंत्येष्टि। ये 3 संस्कार तो काम में लेते हैं, बाकी संस्कार काम में ही नहीं लेते वर्तमान में। लेकिन वैदिक सभ्यता के टाइम में कितने संस्कार बताए गए? 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में जो इंपॉर्टेंट संस्कार है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप बुक से देख लेना। 3 संस्कार बच्चे के जन्म के पहले किए जाते हैं, यानी जब बच्चा पेट में होता है उसी टाइम 3 संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। सीमांतोनयन संस्कार का याद रख लेना कि स्त्री के गर्भ को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, यानी भूत प्रेत भी गर्भ की रक्षा करने वास्ते सीमांतोनयन संस्कार करियो जावे। एक होता है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यानी पहले पढ़ने के लिए क्या किया जाता था? गुरु के पास जाते थे। आप ये चीज नोट करना कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम लिपि थी, यानी लोग लिख कर चीजों को रखते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के टाइम कोई लिपि नहीं थी। तो फिर ये वेद वगैरह तो बाद में लिखी गई। पहले लोग क्या करते थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रुतियों के आधार पर, जैसे इस पीढ़ी में गुरुओं ने उनके शिष्यों को याद करा दिया, वो बाद में अगली पीढ़ी को याद करा देंगे, उनसे आने वाली पीढ़ी को वो और अगली पीढ़ी को याद करा देंगे। इस आधार पर शिक्षा चलती थी। तो जो भी मंत्र वगैरह वो सभी रटाते थे। लिखने की लिपि इस टाइम वैदिक सभ्यता के टाइम नहीं थी। तो जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता था तो उसे यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था, उपनयन संस्कार कराया जाता था। और जब वह शिक्षा पूर्ण करके घर लौटता तो कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर घर लौटता तो कौन सा संस्कार होता? समावर्तन संस्कार। इन 16 संस्कारों का वर्णन कहां पर किया गया है? बृहदारण्य के उपनिषद में। बृहदारण्य को उपनिषद में इन 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। वेदों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। इसके अंदर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। एक बात और याद रख लेना, जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल के अंदर आता है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, यानी यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते हैं, यानी यजुर्वेद को कहते हैं सूत्रों का वेद। यज्ञ कौन कौन से हो गए? अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय, ये सभी यज्ञ, इनके टाइम में बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। तीसरा है सामवेद, यानी जो संगीत सिखाता है, कौन सा वेद? सामवेद। और अथर्ववेद पहले ही चर्चा कर चुकी है कि यह जादू टोने, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, इन सभी का वेद है, वो कौन सा है? अथर्ववेद। अब कि जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई है, तो इन नदियों का पहले नाम तो कुछ और था और अब नाम चेंजिंग हो गए। तो परीक्षा में इनका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियों का पुराना नाम हम देख लेते हैं। झेलम नदी है, इसका पुराना नाम क्या था? वितस्ता। चिनाब नदी का पुराना नाम आसिकनी। व्यास का विपासा बस सुनी, विपासा। रावी नदी, रावी का नाम है परूषणी। जो 10 राह का युद्ध हमने पढ़ा था ना 10 राजाओं के बीच, वो इस रावी नदी के, परूषणी नदी के तट पर ही हुआ था। और जो सतलज नदी है, इसका पुराना नाम क्या है? शत्रुद्री। सतलज का पुराना नाम शत्रुद्री। इसके अलावा वैदिक काल के अंदर और भी ग्रंथ लिखे गए वेदों के अलावा। एक ये थे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कर्मकांड बताएगी, किस प्रकार क्या करना है। आरण्यक यानी ये इस टाइम जंगलों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि लकड़ी के द्वारा बहुत सारी इनके जो साधारण जीवन में सहयोग देती थी। तो आरण्यक लिखे गए। वेदांग यानी वेदों के अंग, 6 वेदांग भी लिखे गए। ये थी हमारी वैदिक सभ्यता। यदि आपको वैदिक सभ्यता समझ में आ गई, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम या तो महाजनपद और जो बौद्ध और जैन धर्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।